नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की जो ये ब्रिज कोर्स की हमें बुकें दी गई हैं। इन बुकों में लर्निंग आउटकम्स पर आधारित सामग्री दी गई है। तो इसमें जो है हमें 31 अक्टूबर तक इसको भर करके कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा अर्धवार्षिक पेपर इसी बुक में से आना है। तो आज हम देखेंगे इसमें जो इसकी गणित दी गई है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको और भी आगे की वीडियो मिल सकें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आज दिया गया है। तो आज हम देखेंगे वर्कशीट 27। इसके पहले वाली जो वर्कशीटें हैं वो पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज देखिए लाभ हानि की गणना करना। ठीक है ना, लाभ या हानि, या तो लाभ होता है या हानि होती है कब, जब हम कोई वस्तु लेकर के बेचते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि मैंने एक 600 रुपये में क्या ख़रीदा। ये टेबल है, ये टेबल ख़रीदा। इसका सीपी बोलते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस होता है, इसको सीपी बोला जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य, यानी जो इतने में हम खरीदते हैं तो इसको सीपी लिखा जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय यानी खरीदना। ठीक, और मैं इसे 620 रुपये में बेचूंगा। कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है ना, विक्रय मूल्य बेचा है। तो अब देखिए जब हम 620 में बेचेंगे और 600 में खरीदी है तो 20 रुपये का क्या होगा? लाभ। तो हम क्या करेंगे, इसमें विक्रय मूल्य में से यानी एसपी में से हम यहाँ सीपी यानी क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ये लाभ प्राप्त हो जाएगा, और ये लाभ का सूत्र होता है, यह हानि का, ही हमें याद रखना है कि कभी भी लाभ हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ये याद रखना। हानि के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाएगा, और हानि होती है तो सीपी ऋण एसपी। बिल्कुल इसका विपरीत यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये दोनों के सूत्र हैं जो कि हमें याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्नों को। यहाँ देखिए प्रयास के लिए प्रश्न दिए गए हैं कि एक खिलौना 72 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में बेचा, लाभ हुआ कि हानि? जब बेचा हमने ज़्यादा में है तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर लिखेंगे एस पी ऋण सी पी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो हमने बेचा है वो अधिक में बेचा, खरीदा कम में था, तो लाभ होगा। ठीक है ना, तो एस पी माइनस सी पी लिख देंगे। 80 में से हम 72 को क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना? 8 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार से आगे सभी प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ देख लें हम कि किन में लाभ होता है या हानि होती है, तो हमें ज्ञात करना है। 120 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेचा, तो हानि होगी, क्योंकि खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है। तो हम क्या लिखेंगे? सी पी ऋण एस पी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ लिख देंगे हम 120 ऋण 100 बराबर 20 रुपये की हानि। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, 1150 में बेची, तो लाभ होगा। लाभ बराबर एस पी ऋण सी पी लिखना है, इनको बिल्कुल रट लें। 1150 में से 1000 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 150 रुपये। क्या हो जाएगा इसको? लाभ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया 615 और विक्रय दिया 540 है। कोई भी वस्तु थी, 615 में खरीदी, 540 में बेची है, तो खरीदी ज़्यादा में, बिकी कम में, तो हानि होगी। और सी पी ऋण एस पी लिख के 615 में से 540 घटाएंगे तो 75 रुपये क्या हो जाएगी? हानि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए जो वर्कशीट है 28 दी गई है, इसमें दिया गया है कि लाभ हानि और प्रतिशत की गणना। यहाँ देखिए एक उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के माध्यम से हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो लाभ होता है या हानि होती है। तो यहाँ लाभ या हानि जो भी होती है उसको प्रतिशत में कैसा लिखा जाएगा? तो एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो गणना होती है लाभ हानि की या प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर। भाई लाभ होगा या हानि होगी, तो हमें क्या लिखना है? लाभ बटे क्रय मूल्य या हानि बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। बस इतना, बस है, इसको इतना याद रखना। यहाँ देखिए किसी मेज को 840 रुपये में खरीदा और 900 में बेच दिया, तो कितना लाभ? प्रतिशत ज्ञात करें तो लाभ बराबर ज़्यादा बेचा है तो लाभ होगा। तो हम एस पी ऋण सी पी लिखते ही हैं। 900 में से 840 घटाएंगे तो कितना? 60 रुपये का तो लाभ हुआ। तो लाभ बटे क्रय मूल्य,
तो क्रय मूल्य कितना 840, तो हम लिखेंगे 60/840 और गुणित 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए कि इसको हम काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 से काट देंगे तो 6 एकम 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6 एकम 6 और कितना आ जाएगा 6 चौके 24, ठीक है ना। तो 14 सत्ते 98 यानी 7.1% ये बन जाएगा। यहाँ देखें किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा और 1100 रुपये में बेचा तो कितना लाभ होगा उसको, पहले तो लाभ निकालें फिर प्रतिशत निकालें। तो 1000 उसको घटा देंगे 1100 में से, 1100 में से 100 रुपया लाभ हुआ है ना। तो लाभ प्रतिशत 100 बटे कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि क्रय मूल्य 1000 है और गुणित 100 करना है तो ये कट जाएंगे 300 यहाँ से, तो 10% इसका आ जाएगा लाभ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए एक उदाहरण भी दिया गया है कि यहाँ पे हानि किस प्रकार से निकालेंगे। तो हानि में हम क्रय मूल्य जो हमारा रहता है वो ज़्यादा में हम खरीदते हैं, कम में बेचते हैं तो हानि होती है, यानी क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं यानी सीपी बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना, अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। तो सीपी एसपी कर देंगे, यहाँ पर ₹50 आ गया। यहाँ हानि प्रतिशत वैसे ही निकालना जैसे लाभ में किया कि लाभ बटे क्रय मूल्य, या हानि हुई तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, बस इसी को लगाते चलना है। यहाँ देखें एक कुर्सी 250 रुपये में खरीद कर 150 में बेची गई। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि कितनी हुई है ये देखेंगे, 250 में से 150 को घटा देंगे, सीपी ऋण एसपी करते हुए, ठीक है ना। तो 100 रुपया इसको क्या हो गई, हानि हो गई। अब इसको 100 रुपये की हानि हुई है क्योंकि इसने जो है कम में बेची है, ठीक है ना। तो यहाँ हानि प्रतिशत 100 बटे 250 गुणे 100 कर देंगे, इसको काट दीजिए तो 40 आ जाएगा, 40% की उसे क्या हुई, हानि हुई। चलिए आगे देखें, यहाँ पे देखिए एक पुस्तक 300 में खरीदी 255 में बेची, तब हानि प्रतिशत ज्ञात करो, सीधा लिख दिया इन्होंने, हानि हुई है। तो 300 में खरीदा 255 में बेचा, घटा देंगे तो 45 रुपया क्या हुई, इसको हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत 45 बटे 300 गुणे 100 कर देंगे और इसको काट दीजिए, 0 15 45 यानी 15% क्या आ जाएगी, इसको हानि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 29 दी गई है और इसमें है साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना। जो हमारा साधारण ब्याज होता है उसमें प्रतिशत की गणना किस प्रकार से करते हैं, तो यह हमें ज़रूर याद रखना है कि जो हमारा साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर लिखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी होता है ब्याज या साधारण ब्याज, पी गुणित आर गुणित टी बटे 100। इसका मतलब है कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो आई को हम साधारण ब्याज से प्रदर्शित करेंगे, पी यानी मूलधन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और है, यहाँ पे आर दिया रहता है, ये रेट से प्रदर्शित दर को करते हैं, दर को लिखेंगे, और टी यानी समय, ठीक है ना, टाइम, ये रहेगा यहाँ पे। तो पी का मतलब मूलधन है, प्रिंसिपल है जो मूलधन होता है। ब्याज दर प्रतिशत आर बराबर इस प्रकार से निकाली जाती है और ये हमारा साधारण ब्याज है। तो ये हमारा साधारण ब्याज और मिश्र धन होता है, अमाउंट जो होता है हमारा यहाँ पे मिश्र धन बोला जाता है, प्रिंसिपल धन यहाँ पे ब्याज। तो इनके सूत्र हमें ज़रूर याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर, तो ये याद रखिए हमेशा, साधारण सा लिख दिया और ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर यहाँ लिख देंगे हम मूलधन गुणित दर और गुणित समय और बटे 100, ये याद रखना है। और दूसरी बात है, मिश्र धन को हम जब लिखते हैं तो मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर, ये ए बराबर होता है तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है, मूलधन धन ब्याज, ये दोनों सूत्र हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। इनके माध्यम से आगे के हमारे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में एक प्रश्न दिया गया है तो इस प्रकार से हमें निकालना है। चलिए आगे देखें हम प्रश्न जो हमें दिए गए हैं प्रयास के लिए। यहाँ देखिए लिखा है प्रयास कीजिए, तो यहाँ दिया गया है कि 4500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन 750 रुपये साधारण ब्याज देता है, ये ब्याज दे रहा है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना, इसको हमें लगाना है। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज 750 दिया है, तो 750 बराबर मूलधन
4,500, दर नहीं दी गई है, समय दिया गया, बटे 100 लिख देंगे। और अब देखेंगे हम कि ये जो यहाँ पे 100 रहता है बटे में, तो इसके बटे 1 मानते हुए 100 का यहाँ गुणा कर देंगे। और ये दोनों राशियाँ 45 और ये गुणा में है, तो ये कहाँ चली जाती है, इसके बटे में, तो दर बराबर आ जाता है। तो दर बराबर क्या, 750 गुणे 100 और बटे में आ जाएगा 4500 और गुणे 2, और ये दर यहीं रहेगी, ठीक है ना। ये दर की दर, और 45 और गुणे 2 इसके नीचे आ जाएंगे, और 100 कहाँ चले जाएंगे, इसके गुणा में, ठीक है। ये गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो ये गुणा में। इस प्रकार से हम परिवर्तन करना सीखे हैं। तो दर बराबर क्या आ जाएगा, इनको काट लीजिए, ये यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, तो ये शून्य कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये 100 के 2 शून्य काट दिए। अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, और इसको काटेंगे 2 दूनी 2 से काट रहे, 2 3 6, और यहाँ बचेगी 1, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 375 आएगा। 375 में 45 से भाग लगाना है, तो यहाँ भी लगा लें, तो 15 से लगा दीजिए आप भाग सीधे, 15 × 45, और 15 से यह काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 25। तो कितना मिला दर बराबर 25/3%, या 3 से और भाग लगा दें तो मिल जाएगा 8/3%। चलिए दूसरा प्रश्न देखें, तो 10,000 पर 5 वर्ष के ब्याज की दर से 800 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। तो अब इसकी दर प्रतिशत निकालना है कि कितनी होगी। तो वैसे ही है जैसा ये हमने पहला किया, साधारण ब्याज वही सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज दिया गया है कितना, 800 रुपये। यह साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज लिखे, मूलधन के नीचे मूलधन, दर के गुणते और समय ज्यों का त्यों, और बटे में 100। ये 100 का हमें यहाँ 800 में गुणा करेंगे, क्योंकि ये भाग में है, तो ये गुणा करके यहाँ जाते हैं। ये भी पहले अपन ने सीख लिया है कि जो संख्या भाग में होती है वो पक्षांतर में गुणा, और जो गुणा में होती है वो पक्षांतर में भाग में लिखते हैं। तो ये वैसे ही लिखा गया है, देखिए। तो दर बराबर यहाँ काट दीजिए इन सभी को, 2 शून्य ये 2 ये 4 4 शून्य कटेंगे, 8/5% आ जाएगी, जिसका मतलब है 1.6। 8 में 5 का भाग लगाएंगे, 1.6% ये दर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दर की गणना करनी है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया है कि 3,500 रुपये पर 2 वर्ष बाद किस दर से, वही 490 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज ही यहाँ पे दिया गया है, दर ज्ञात करना है, किस दर से लिखा है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र जैसा अभी लगाया था वैसे ही लगा देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज दिया गया, समय दिया गया, और मूलधन दिया गया, इन सबको हम रख देंगे। साधारण ब्याज यहाँ रखेंगे, मूलधन यहाँ रखेंगे, दर रख देंगे, समय के स्थान पर समय 2 वर्ष, और बटे 100, और इस 100 का यहाँ 490 में गुणा, और 35 और ये 2 गुणा में है, इसलिए यहाँ इसके बटे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये इस प्रकार से हमें कर देना है। तो इनको अब हम काट देंगे कि 2 शून्य ये कट जाएंगे, 100 से ये दोनों शून्य कट जाते हैं, ऊपर के 2 शून्य काटे, यहाँ से 2 शून्य काट दिए, और इसके बाद 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 से ये भाग चला जाएगा इसमें, या बाद में काट लेना, तो इसको 5 से भी काट सकते हैं। तो 5 से इसको काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काट दिया, 5 नाम 45, और बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40, है ना। 5 नाम 45, 4 5 अट्ठे 40, ये आ जाएंगे यहाँ पे 98, और 98 को यदि हम काटें 2 से, तो 2 से कट जाएंगे, और 7 से कट जाएंगे। तो 7 से भी आप काट सकते हो कि 7 एकम 7 यहाँ पे काट दें, 7 एकम 7, और 7 चौके 28, और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो क्या आ जाएगा उत्तर, दर बराबर 7%, ठीक। इसी प्रकार से ये दिया 70,000 रुपये दिया गया है, उसका 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं। तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देना होगा, यहाँ मिश्र धन भी निकालना है। देखिए तो साधारण ब्याज का सूत्र वैसे ही लगा देंगे, ये लगा दिया, मूलधन दिया गया है यहाँ पे 70,000 रुपये, दर दी गई है 3.5, समय दिया, सभी चीज़ें दी गई हैं, बटे 100। अब इनको काट दीजिए, तो इनको हम काट देंगे कि ये 2 शून्य ये कट जाएंगे, यहाँ से ये काट दिया, 35 दूनी 70 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 70 यानी 7, 70.0 आएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव है, ठीक है ना। तो हम इसको काट दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ इनका गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 का गुणा 7 में, तो 4900 रुपये ये यहाँ पर साधारण ब्याज आ जाएगा।
अब यहाँ पे निकालना मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन दिया है 17,000 और ब्याज आया 4,900। 70,000 में 4 और जोड़ दिए 74,900 रुपया, ये आ जाएगा मिश्र धन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मिश्र धन निकालना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 5वां प्रश्न दिया है कि मीना ने 9% वार्षिक की दर से 1 वर्ष पश्चात 4500 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसे कितना धन उधार लिया होगा उसने। तो वही साधारण ब्याज का हमें सूत्र लगा देना है। यहाँ देखें तो साधारण ब्याज कितना 4500 रुपया दिया गया है, मूलधन नहीं दिया, दर दी गई है 9%, समय दिया 1 वर्ष, यहाँ रख दीजिए। मूलधन नहीं दिया, समय दर दी गई और समय दिया गया है। ठीक है, यहाँ 45 साधारण ब्याज है, तो ये 100 का गुणा 45 में करेंगे और 9 और 1 का गुणा ये बटे में आ जाएंगे, यहाँ बच जाएगा मूलधन। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही करना जैसा दर में किया है। यहाँ पे बटे में ये 9 गुणित 1 ज्यों का त्यों लिखते हैं और इनको काटते हैं, तो 9 पंचे 45, 500 रुपया यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा। कितना धन उधार लिया था 500 रुपये, ये आ जाएगा। यहाँ देखिए आपके बैंक खाते में 2,400 रुपये जमा है, ब्याज की दर 5% है, दर 5% दी गई है। कितने वर्षों बाद की राशि 240 रुपया होगी। ब्याज की राशि 240 कितने वर्ष बाद होगी, ब्याज दिया गया है, मूलधन दिया है और दर दी गई है, समय नहीं दिया, तो समय निकालना है। तो समय नहीं रखेंगे यहाँ पे, बाकी सब रख देंगे। साधारण ब्याज 240, मूलधन ये रख दिया 2400, दर कितनी 5, समय यहाँ पे आ जाएगा। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 100 का गुणा 2400 240 में करेंगे और बटे में ये आ जाएंगे 2,400 और 5 गुणित में ये बटे में लिख देंगे। यहाँ समय बराबर आ जाएगा, तो समय बराबर इनको काट दीजिए, कितना मिल जाएगा, 1 शून्य यहाँ से काटें, 1 शून्य यहाँ से काट दें और 240 से सीधे ये 240 काट दीजिए और 5 एकम 5 काटें, 5 दूनी 10 काटें, ठीक है ना, 2। समय बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें ये साधारण ब्याज के जो हमारे प्रश्न थे इनको हल करना है। तो आज इतना ही, आगे और भी जो वर्कशीटें हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सके और आप प्रत्येक वीडियो को एक लाइक निश्चित ही करते जाएं, जिससे मैं और भी वीडियो आपको अपलोड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।